हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ हब में स्वागत है। आज हम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन क्लास 10 का लेकर आया हूँ, जिसका कि एग्जाम 16 तारीख को होने वाला है। तो 16 तारीख का एग्जाम जो भी स्टूडेंट क्लास 10 का इस बार एग्जाम मैथ का एग्जाम देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है मैं इस क्वेश्चन में बहुत ही लगातार मेहनत किया हूँ। क्वेश्चन को सिलेक्शन किया हूँ, ऐसा क्वेश्चन सिलेक्शन किया हूँ कि एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट तैयारी करें, प्लीज उन सभी से मेरे रिक्वेस्ट है कि ये 30 क्वेश्चन आएगा इस सेट में, जिसमें से कि क्वेश्चन को देख लें। मेरा उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन यहीं से रहेगा। अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रहा हो भाऊ, तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। तो आप आइए, हम उस 300 सेट को करवाते हैं और उस 300 सेट में क्या करवाएंगे, पूरा उसको जो वीडियो को हम लोग विस्तार से देखेंगे, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो हमें बनाने में कभी समस्या ना हो। तो आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि 120 का अभाज्य गुणनखंड बताएंगे, यानी 120 का अभाज्य गुणनखंड इसमें से कौन होगा। हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। अभाज्य गुणनखंड पहले क्या होता है हम बताते हैं। अभाज्य गुणनखंड उसे बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होना चाहिए, 1 और स्वयं के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड वही हुआ। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, 120 को तोड़ना है। किससे लगेगा भागा, तो 2 से पहले लगाएंगे। 2 से लगाएंगे कितना, 2 6 12, फिर 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा 15 दूनी 30, फिर लगाएंगे 3 से, 3 बजे 15, और फिर लगाएंगे 5 से, 5 एक 5। ये सब के सब संख्या ये अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या, 2 केवल 2 से कटता है, 1 से कटता है। ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। ये 3 भी 2 से कटेगा, 1 3 से कटेगा और केवल 1 से कटेगा, और 5 में मेरा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि मेरा कौन सा इसमें ऑप्शन है। मेरा ऑप्शन 1 2 3, 3 को 2 दे रखा है। कहाँ पे ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन में टेली कर रहा है। हमारा ऑप्शन क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हमें आराम से सटीक तरीके से बनाने का प्रयास करना है। क्वेश्चन हम सटीक उठ जाएगा, हम पूरा क्वेश्चन को डिटेल कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आ गया ठीक है, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बात और हम बताना चाहते हैं कि जितने भी क्लास 10th में इस बार जो भी स्टूडेंट 9th 10th 8th 6th जो भी स्टूडेंट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, तो मैं पननिया गांव बजरंगबली के पास मैं पढ़ाता हूं। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, पननिया बाटी चपरको, तो आसपास जो भी पढ़ना चाहते हैं, हमारा क्लास 9th का जो बच्चा 10th में जाएगा, मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है और मैं क्लास चालू कर दिया हूँ। मेरा चैप्टर 1 खत्म होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़ने का शौक है, प्लीज पननिया बजरंगबली आके आपके पास आना है और पूछना है कि पवन सर का कोचिंग कहाँ है, पवन सर कहाँ पढ़ाते हैं। तो कोई ना बता देगा, तो आप वहां पे आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग फिलहाल के लिए क्वेश्चन सेकंड, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने सब दिया है। ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान देखिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या निकालना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 है, तो हमें गुना करना है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा अभाज्य गुणनखंड दे रखा है, खाली गुना कर देना है, कुछ करना नहीं है। तो ये मेरा इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस तरह बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या होगा, कि m होगा या 2m प्लस 2m होगा, या m प्लस 1 होगा, या 2m प्लस 1 होगा। ये विषम संख्या बोला है। हमने मान लेते एग्जाम्पल, एक पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर पहला ऑप्शन मान ले m है, ठीक है, अगर इसमें मान हम रखते हैं प्रत्येक विषम संख्या के लिए, ठीक है, यानी m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है, विषम संख्या रूप। अगर बाय चांस हम m का मान 1 लिए, क्या लिए 1, तो 1 तो मेरा विषम संख्या हो गया। लेकिन जब 2 ले लेंगे तो ये मेरा क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। संख्या होगा कभी ना होगा, क्योंकि 2 मेरा क्या हो गया, सम संख्या होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरा पूरी तरह से विषम संख्या नहीं है। हम इस पे बात करते हैं। इस पे अगर बाय चांस हम 1 लेते हैं m का मान, तो 2 गुने 1 क्या 2 हो जाएगा। जब 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है, मेरा विषम संख्या आ रहा है।
3 लेंगे, 3 में 6, सब के सब क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है, सबके सब सम संख्या आ रहा है, अर्थात ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इसमें दोनों आ रहा है, सम भी आ रहा है, विषम भी आ रहा है। हमें सिर्फ क्या बोला है कि केवल बोला है हमें विषम रहना है। अगर इस पे बात करेंगे इस संख्या पे, तो इसमें अगर मान हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो 1 जैसे रखेंगे तो क्या होगा मेरा 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2। यहाँ आगे मेरा सम आ गया। 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 और 1 3, यहाँ मेरा 3 आ रहा है। 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 और 1 4 हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। तो हमें दोनों नहीं आना चाहिए, केवल आना चाहिए विषम संख्या। हम इस पे ऑप्शन बात करते हैं, 4 ऑप्शन पे। ये 4 ऑप्शन जैसे रखेंगे, हम यहाँ 1 रखते हैं, तो 2 1 2, 2 1 2 और 1 कितना हुआ 3। 2 रखेंगे, 2 4 और 1 5, 3 रखेंगे, 3 2 6 और 1 7, 4 रखेंगे, 4 2 8 और 1 9। देख रहे हैं, सब के सब क्या हो रहा है, मेरा विषम संख्या आ रहा है। अतः हमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए कोई पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो वैसी संख्या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिखा जाता है, तो वैसे क्या उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अर्थात कोई भी मान रखने पर माइनस रखें या प्लस रखें, हमेशा संख्या जो सो विषम संख्या के रूप में होना चाहिए। अतः मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा डी से जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा हमें ऑप्शन पे चेक करना है और बनाने प्रयास करना है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर रहा है कि पी वाई बराबर रखा है पी एक्स, क्या रखा है, कह रहा वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो कह रहे बहुपद में पी एक्स के शून्य पूछा है। अर्थात हमें पूछा है कि एक्स अक्ष के कितने शून्यक है, हमें ये चेक करना है कि एक्स अक्ष से कितना शून्यक है। सबसे पहले हमें ये वाई अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष। अब हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है जो जा रहा है, ठीक है, एक कर्व जो रेखा जा रहा है, कर्व रेखा, ये एक्स को कितने बार काट रहा है, तो एक्स को कितना बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, यानी 1 2 3 ये काट रहा है वाई एक्स को। देखना ध्यान से, देना किसका पूछा है, पी एक्स पूछा है। वाई अगर पूछता पी वाई पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्स देते हैं। यहाँ पी एक्स पूछा है, अर्थात हमें एक्स एक्स देना है, किसको देना है, एक्स एक्स देना है। तो एक्स एक बार यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो 3 बार काट रहा है। अतः इस तरह हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन है यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब ये रहेगा चेक करना है कि किसका पूछा है, पी एक्स पूछा है, पी वाई पूछ रहा है। पी एक्स पूछेगा तो हमें एक्स लेना है, और पी वाई पूछेगा तो हमें वाई एक्स लेना है, और बस गिन के आंसर देना है, एकदम सॉलिड आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इस तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कंफर्म एक क्वेश्चन रहना है 1 नंबर का। क्वेश्चन 5 पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या है। हमें शून्य निकालना है, क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बार क्या लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे x बराबर एक्स स्क्वायर मान क्या होगा, तो 3 जाएगा उधर, तो जाएगा प्लस में 3, ठीक है। इसीलिए x का मान कितना होगा, √3, कितना जो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 दिया है, तो जब ये अंडर जो सो अंडर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरा कि एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, मेरा √3 आ गया। तो हमें चेक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि √3, अभी ये जब √3 बाहर निकलेगा, ठीक है, जब बाहर निकलता है इसका मान, तो इसका मान जो सो आएगा हमारा प्लस माइनस में आएगा, यानी प्लस माइनस क्या हुआ, √3 है, ठीक है। अर्थात मेरा ऑप्शन जो आता है वो क्या था, -√3 और -√3 और 3 है, ठीक है। यानी जब ये रूट रहता है तो रूट के अंदर जब वर्गमूल बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में रहेगा। अर्थात हम दिखा सकते हैं कि √3 का मान प्लस में हो सकता है और √3 का मान माइनस में हो सकता है। अर्थात मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यार इस तरह क्वेश्चन जब ये रहेगा तो तुम्हें ऑप्शन क्या होगा, यानी हमेशा वर्गमूल के बाहर जब निकलता है तो प्लस माइनस के रूप में रहता है, ठीक है, प्लस माइनस के रूप में ही आता है। यार नहीं प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में कह रहा है एक द्विघात बहुपद, क्या बोला, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और 2 है, बताइए वह बहुपद कौन सा होगा, ठीक है। हमें ये निकालना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 2 है। तो कि हम यहाँ पे जानते हैं कि द्विघात बहुपद में जो हमारा शून्यकों का योगफल होता है वह क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a। हमें चेक करना है कि मेरा इसमें से कौन मेरा b है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं -b/a, तो पहला ऑप्शन अगर लेते हैं तो -3 हो रहा है, मेरा कितना हो रहा है, -3, और एक कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यानी -3 मेरा कौन आ रहा है, एक, यानी एक का मान कितना 1 है तो 1 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। जबकि मेरा 3 बोला है, कितना लेने बोला है, 3 लेने बोला है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं ये ऑप्शन, इसमें क्या दिया है, मेरा b का यह कितना दे रखा है, माइनस दे रखा है, और पहले से तो नहीं होता माइनस,
और बी भी दे रखा है माइनस दे रखा है, ठीक है, -3, ए कितना होगा 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो मेरा बिल्कुल ये यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी 3 मेरा आ गया। गुणनफल की बात हो रहा है, तो गुणनफल में क्या कर रहा है, गुणनफल क्या होता है कि अल्फा यानी शून्य को जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है सी बाय ए होता है। हमें सी बाय ए चेक करना है, तो जब सी बाय ए चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है सी मेरा इसमें कितना दे रखा है -2 दे रखा है, -2/1, तो मेरा ऑप्शन क्या हो रहा है गलत हो जा रहा है, यानी -2/1 आ रहा था, -2 आ रहा है, जब कितना दिया हमें 2 लाना है, सिर्फ 2 लाना है, इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा ये ऑप्शन जो सो नहीं होगा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ए भी ऑप्शन नहीं होगा और बी भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। हमें अगला चेक करना है, इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन गलत है, ठीक है, हमें ये नहीं होगा, हमें ऑप्शन चेक करें, कौन चेक करेंगे, चलिए हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में हम लोग डी चेक करते हैं, डी, तो डी में यहाँ क्या दे रखा है -3 दे रखा है बी का मान, तो माइनस पहले सूत्र में होता है और -3 यहाँ हो गया, ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1 है, तो जब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो बिल्कुल मेरा 3 आ गया, तो शून्य को जो योगफल हुआ अल्फा प्लस बीटा वो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इस तरह से कह रहा है कि शून्य को गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए होता है, तो अल्फा यानी सी कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है सी मेरा 2 और ए कितना है 1 है, तो जब भागा देंगे 2/1 को कितना आएगा आंसर में 2 आएगा, अतः मेरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जब ये इस तरह क्वेश्चन आएगा दोस्त तो याद रखना कि शून्यकों का जो योगफल होता है वह अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और शून्यकों गुणनफल होता है वह अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ये अच्छे से दिमाग में याद रखना, ठीक है, बहुत ही काम का चीज है। 7 कर रहा है, देखिए क्वेश्चन इस तरह दिया रहेगा, ठीक है, कि a1/a2 बराबर में है b1/b2 और नॉट इक्वल टू कर रहा है c1/c2, यह समीकरण का निकाय कैसा है, यानी ये समीकरण का कैसा निकाय, ठीक है, तो कैसा निकाय हमें ये चेक करना है, कह रहा है कि कोई हल नहीं, एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या केवल और केवल 2 हल है, ये इसमें से 3 कंडीशन में याद रखना है, हम तीनों कंडीशन तुम्हें लिख के बता दे रहे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आता, पहला क्वेश्चन इस तरह पूछेगा, और पूछेगा a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 एवं नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कोई हल नहीं होता है, क्या होता है कोई हल नहीं, याद रखना, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है, अगर एक बराबर और तीसरा बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, अगर कंडीशन का अगर ऐसा रहेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस कंडीशन में क्या होता है अद्वितीय हल होता है, क्या होता है अदना अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अद्वितीय, बोलते क्या बोलते हैं अद्वितीय को ही बोलते केवल एक हल, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं अद्वितीय या तो केवल एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा अद्वितीय हल होता है। और अगर ऐसा लिखा रहेगा इस तरह से लिखा रहेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो इस कंडीशन में क्या होता है अपरिमित रूप से क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल याद रखना, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है तो इसमें क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, याद रखना दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा तो तीनों बता दिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरा चैलेंज है, अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा तो एकदम ऐसा हो नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कंफर्म आएगा। तो सभी हम बता दें तीनों की, अगर ऐसा रहेगा तो कोई हल नहीं, इस कंडीशन रहेगा तो अद्वितीय हल केवल एक हल, और अगर ऐसा रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, याद रखना है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म दिया है 2x - y = 5 दे रखा है और एक दे रखा है मेरा 3x + 2y = 4, कह रहा है इनका हल कौन सा है। हमें इस तरह क्वेश्चन जब आ जाएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑप्शन चेक करना है, क्या करना है ऑप्शन में चेक करना है कि हमें ये मान रख करके देखना है कि मेरा 5 बराबर हो रहा है कि नहीं। ये x का मान क्या दे रखा है 2x है -y बराबर क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और एक दे रखा है मेरा क्या यहाँ पे एक मेरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 4 है। हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x का मानते हैं 2, जैसे x का मान 2 रखेंगे कितना 2 दूनी हो जाएगा 4, और y का मान रखेंगे -1, तो यहाँ माइनस है, माइनस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना आ गया 5, बिल्कुल मेरा 5 आ गया। इसी को रख के देखें इसमें 35 हो रहा है कि नहीं, तो y का मान x का मान कितना 2 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 हो गया, अब प्लस और y का मान कितना दे रखा है तो माइनस दे रखा है कितना 1, तो यहाँ रखे -1,
तो क्या हो जाएगा मेरा 6 और -1 गुने 2 यानी -2, तो 6 में गए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। बिल्कुल मेरा क्या आ गया 4 आ गया, अर्थात यहाँ भी LHS बराबर RHS हो गया और यहाँ भी LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया। अतः मेरा ये बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सही होगा, अर्थात ये समीकरण के लिए ये निकाय जो है ये बिल्कुल क्या है सेटिस्फाई है, अर्थात मेरा सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे मेरा ए हो जाएगा। तो ऐसे क्या करें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर दोस्त हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो सो एग्जाम में आएगा, ठीक है, कंफर्म है। सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ऐसे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल कहलाता हो, यानी रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल होता है, ठीक है, जिसका हल होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हल होता है, हम तीनों कंडीशन दिखा रहे हैं। संगत कह रहा है किस कंडीशन होगा, ठीक है, संगत यहाँ युग्म कब होता है, तो संगत युग्म कब होता है, संगत युग्म होता है जब समीकरण किस रूप में होता है a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर इस कंडीशन में रहेगा, अर्थात अद्वितीय कंडीशन में, हम लोग अद्वितीय बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं अद्वितीय जब हल होता है तो उस समय जो सो अद्वितीय हल जो रहेगा तो उस समय जो सो हमारे समीकरण में युग्म होगा कैसा होगा, तो वो होगा संगत होगा, क्या होगा संगत होगा, ठीक है। अगला दिया असंगत, असंगत इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो एक दूसरे रेखा के प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, एक दूसरे ऊपर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इस समीकरण का युग्म कैसा होता है, तो संगत होगा, याद रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यह असंगत है, तो असंगत किस कंडीशन होता है, तो असंगत होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इस कंडीशन में जो सो हमारे समीकरण का जो युग्म होता है वो कैसा होता है असंगत होता है, कैसा होता है असंगत होता है, कैसा होता है असंगत। और इसमें कैसा होता है संगत होता है, इसमें कैसा होता है संगत, ठीक है, संगत हो गया और ये हो गया मेरा असंगत। और असंगत हल का कोई समीकरण में कोई हल नहीं निकलता, असंगत के केस में समीकरण में कोई हल नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, याद रखना, कोई हल नहीं होता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है समानांतर होता है, कैसा होता है पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल होगा। और एक आता है हमारा इस कंडीशन में a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। तो इसका हल होता है अनंत हल होता है, कितना होता है अनंत 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 हल होगा। और इस समीकरण का जो युग्म होगा वह कैसा होगा संपाती होगा, कैसा होगा संपाती, याद रखना, ठीक है। यानी अनंत हल के केस में जो सो समीकरण युग्म कैसा होता है संपाती होता है। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, तो संपाती का तो ओवर लाइन के ऊपर क्या होता है बहुत सारा लाइन होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग संपाती बोल रहे हैं, ठीक है। तो संपाती के इसमें क्या होता है ओवरलैपिंग होता है, असंगत में कैसा होता है तो पैरेलल होता है, और अद्वितीय में कैसा होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। ये तीनों याद रखना है। और इसके साथ साथ अद्वितीय हल में समीकरण युग्म कैसा होता है संगत होता है, और असंगत में कैसा होता है कोई हल नहीं होता है, और अनंत हल में जो उसका युग्म होता है वो कैसा होता है समीकरण युग्म तो संपाती होता है। ये तीनों क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी साथ है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन क्या हो, क्वेश्चन 10 दसवां क्वेश्चन आ रहा है कि समीकरण का निकाय दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। अगला दे रखा है 2x माइनस के वाई बराबर के वाई माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0 है। के कह रहा है अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या है, कौन सा हल पूछा है हमें अद्वितीय हल पूछा है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है समीकरण निकाय, तो समीकरण निकाय होता है a1 बाय a2 बड़ा नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब अद्वितीय हल होगा तो हमें यहाँ देखना है समीकरण, पहला समीकरण क्या देखा है, तो a1 कितना है यहाँ पे, यहाँ है 2, और a2 कितना है, इसमें a2 मेरे यहाँ देखा है 2, ठीक है। ये लेंगे किसके बराबर, तो कह रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं, ठीक है, हमें बराबर नहीं दिखाना है, तो यहाँ के का मान निकालना है। तो यहाँ मेरा y2 कितना जाएगा, वहां हो जाएगा मेरा b1 कितना जाएगा हो जाएगा 1, और यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में k, क्या हो जाएगा माइनस में k हो जाएगा। तो ये a से कट जाएगा हमारा, इसलिए कितना आएगा k बराबर कितना आएगा माइनस आएगा 1, कितना आएगा माइनस 1 आएगा, अर्थात मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करने प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। अभी क्या बताएं कि असंगत होने के कंडीशन में कैसा हमारा समीकरण का जो सो ग्राफ होता है, तो असंगत में क्या होता है, तो असंगत अर्थात
इस कंडीशन में A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, जिसमें से कोई हल नहीं होता है, समीकरण का व्यूह असंगत होता है और जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, समानांतर होता है। जस्ट हम बताएंगे नहीं कि ग्राफ कैसा होता है, समानांतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हमें क्या छांटना है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि द्विघात समीकरण में जनरल सूत्र क्या होता है। तो जनरल सूत्र इसके क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, द्विघात समीकरण में जनरल सूत्र होता है। तो जब हमें ये जान गए कि जनरल सूत्र ये होता है, तो हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, हमें यहाँ क्या दे रखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 2x प्लस 3 है। सबसे पहले हमें इसको चेक करते हैं क्या होता है, ए यहाँ पे कंफर्म है कि ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस 2a 2 दूनी 4x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ है 2x और माइनस 3 है। कितना करेंगे ये चीज, हमारे एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं यहाँ मिल जाएगा और यहाँ 4x मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं मेरा जो सो सी यहाँ पे अचर पद मिल जाएगा। ठीक, चर यानी ये अचर पद मिल जाएगा और चर पद मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल मेरा क्या होगा, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में। इसमें क्या करें, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये मेरा क्या है, जब गुना करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में हो जाएगा एक्स, और प्लस में आएगा 8 बराबर। जब इसको यहाँ गुना करेंगे, एक्स को एक्स से दिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अमान 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या हुआ, ये और ये मेरा कट गया, जैसे कट गया तो मेरे यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया मेरा सिर्फ बचा है एक्स, और ये 4 जब इधर जाएगा तो कितना होगा, 8 से 12 बराबर क्या हुआ, 0 हो गया। बिल्कुल मेरे ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में मेरा ये तो मिल गया है, यानी बी एक्स मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है, अतः इसी कारण क्या है, यही ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, यानी अर्थात ये मेरा जो ऑप्शन है वह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण जनरल सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो मेरा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसा पूछेगा, द्विघात समीकरण में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर पूछा है। क्या होगा, क्या पूछा है, हमें विविक्तर पूछा है। तो विविक्तर बराबर सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विविक्तर बराबर क्या होता है। तो विविक्तर बराबर क्या होता है, डी, यानी विविक्तर डी से डिनोट होता है। ठीक है, यानी अर्थात डी को क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर और माइनस में 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस मान केवल पुट कर देना है। तो बी का मान यहाँ क्या दे रखा है, ये होगा ए का मान, ये वो बी का मान, ये वो सी का मान। तो ये कितना दे रखा है, बी मुझे दे रखा है मेरे -5 का स्क्वायर, -5 करेंगे -4, और ये कितना दे रखा है, ये मेरा है 3, और सी कितना है 2। इसे गुना करेंगे, यहाँ जो 25 -5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, और माइनस में 4 3 12 12 दूनी 24, अर्थात डी बराबर कितना आ गया, 24 में गया, 25 में गया, 24 कितना बचेगा, 1 बचेगा, अर्थात मेरा डी कितना आ गया, 1 आ गया। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन छोड़ने लायक है नहीं, क्वेश्चन छोड़ने लायक है, लेकिन समस्या जब नहीं जान पाते हैं क्वेश्चन छूट जाता है मेरा आसान से। ये क्या पूछ दिया, विविक्तर पूछ दिया, कुछ नहीं पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन धुर से उड़ा देना, धुर जैसा, सुना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखना है। तो विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, याद रखना, सूत्र ये फॉर्मूला याद रखना है, और बस मान बैठाना है, आंसर सॉलिड आएगा। आंसर कहीं हम कोई दाग नहीं आंसर में। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 14। ये 14 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही है और आएगा ही। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। यानी किस कंडीशन में कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लोग तीनों कह देखते हैं। यहाँ दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा मूल क्या होता है, हमारा मूल वास्तविक होता है और काल्पनिक दोनों होता है। ठीक है, याद रखना है। कैसा होता है मूल, तो मूल मेरा वास्तविक होता है और काल्पनिक भी होता है। किस कंडीशन में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कह रहा है कि
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 रहेगा यानी 0 से इसका मान कम रहेगा तो उस कंडीशन में जो मूल होता है वो अन्य कुछ नहीं होता, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा मूल नहीं निकलता, ठीक है। मूल हमारा वास्तविक उससे नहीं होता, ठीक है, बराबर सब नहीं होता, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा मूल नहीं निकलेगा। इस कंडीशन में मूल वास्तविक निकल सकता है और काल्पनिक निकल सकता है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो याद रखना है इस कंडीशन में हमारा मूल कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारा मूल कैसा होता है, हमारा मूल कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। तो दोस्त याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मूल वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक दोनों होगा। इस कंडीशन में कोई मूल नहीं निकलेगा और इस कंडीशन में रहेगा तो क्या होगा, हमारा मूल जो सो वास्तविक होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। कितना क्वेश्चन है, ये 15वां क्वेश्चन है। कराए क्या चीज, करा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। क्वेश्चन क्या देखा है, देखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल की प्रकृति कैसी होगी। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सब निकालना है, वियुक्तन निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो माइनस 5 कैसा क्या होगा, 25 रहेगा, माइनस 4ac, तो 4a कितना है 2 है और c कितना है 3 है। इसे सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा 25 और 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कितना आ गया, d मेरा आ गया, d जो है सो d बराबर कितना आया, ये d मेरा कितना आ गया 1 आ गया। अर्थात d का जो मान आया है वो क्या है, 0 से मेरा बड़ा है या छोटा है, तो 0 से ये क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है 0 से ग्रेटर देन आ गया। अर्थात जो सो d मेरा आ गया यानी 1 से क्या आ गया, 1 से जो सो यानी मेरा क्या होता है कंडीशन, 3 कंडीशन, अगर g ग्रेटर देन 0 आ गया अर्थात क्या हुआ कि d का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो उस कंडीशन में मूल कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और कैसा होता है, तो असमान होता है। अगर d लेस देन 0 आ गया तो इस कंडीशन में मूल कैसा होता है, तो इसका कोई मूल नहीं निकलता, ठीक है, मूल असमान होता है। और अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा d बराबर 0 अगर आता तो मेरा मूल कैसा होता, वास्तविक होता। यहाँ देखना है कि d का मान 0 नहीं आया, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, अर्थात ये हुआ कि 0 से क्या हो, बड़ा आ गया ना, जब 0 से बड़ा आएगा तो मेरा मूल क्या हो जाएगा, तो मेरा मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक कैसा होगा, असमान होगा। तो याद रखना है मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे बी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम पूछता है, अगर बराबर आता तो वास्तविक समान होता, बराबर अगर नहीं आया, बड़ा आ गया डी का मान 0 से तो असमान हो जाएगा, वास्तविक रहेगा असमान रहेगा। और अगर लेस देन 0 आता तो यहाँ पे मूल की प्रकृति नहीं होता, वो असमान होता नहीं, काल्पनिक होता, ठीक है। तो काल्पनिक का तो निकलता नहीं, इमेजिनरी निकलता नहीं, मूल प्रकृति नहीं निकलेगा। तो ये दो कंडीशन में केवल क्या होता है, निकलता है मूलों की प्रकृति, ठीक है, याद रखना। तो बहुत ही अच्छा लेवल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन का अलग रूप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 16 है कि कह रहे एपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है एपी का। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कह रहे बताइए इसका सारा अंतर क्या हुआ। हमें क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो यहाँ पे एपी देखा मुझे, एपी कितना है, एपी है 3 3 3, इसे देखा, इस तरह बढ़ रहा है आगे। तो हमें एक क्या होता है, प्रथम पद होता है 3 और सारा अंतर डी निकालना था। डी कैसे निकालते हैं, तो हर एक अगला पद में क्या करते हैं, पिछला पद माइनस करते हैं। ये हुआ a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हुआ। तो हमें क्या करेंगे, a2 में से a1 हटा देंगे, जैसे a2 में a1 हटाएंगे तो 3 हो गया a2 और 3 हो गया a1 हो गया। तो यहाँ 3 में गया, 3 क्या बचेगा, मेरा बचेगा 0 बचेगा। तो आंसर कितना आ गया, मेरा आ गया आंसर 0, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमारा ये क्वेश्चन जो बनेगा, यानी ऑप्शन में क्या होगा, सी। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, एपी और जीपी क्वेश्चन आता है ना, तो हमें याद रखना है कि एक क्या होता है प्रथम पद और डी मेरा क्या होता है, यहाँ सारा मंत्र आता नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एपी का प्रथम पद देखा 10 और सारा मंत्र कितना देखा है 10। करो ये दूसरा पद क्या होगा, हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है, यानी a2 निकालना है। क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 क्या होता है, तो a प्लस क्या होता है, d होता है। क्या होता है, a प्लस d। अगर a3 पूछता निकालने के लिए तो a3 कैसे निकालते हैं, तो a प्लस 2d। a4 बोलेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, a प्लस 3d। ये हमारा चलता है जनरल सूत्र, ठीक है, एपी का जनरल सूत्र। अगर प्रथम पद पूछता तो a1 बराबर क्या होता है, तो a1 बराबर होता है a होता है, क्या होता है a1 पूछता तो होता है a,
A2 A प्लस डी, A3 A प्लस 2D और A4 A प्लस 3D। हमें क्या पूछा है कि दूसरा पद क्या हुआ, दूसरा पद क्या हुआ A2, तो A प्लस डी, A कितना दे रखा है 10 दे रखा है और D कितना दे रखा है 10, 10 कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यार ना ये जनरल सूत्र यानी एपी का जनरल सूत्र क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डॉट क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस पे हम क्या करते हैं लोग निकालते हैं। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, जो एपी से क्वेश्चन है यानी समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि एपी में यदि ए बराबर 7, डी बराबर 3 हो और कह रहा है एन बराबर 8 हो, तब एन क्या हो, हमें क्या निकालना है एन निकालना है, यानी एपी का एनवा पद निकालना है। ठीक है, तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें यही निकालना है। तो ये कितना दे रखा है यहाँ पे, ये मेरे कितना है 7 है, एन कितना दे रखा है यहाँ पे 8 दे रखा है -1, और डी कितना दे रखा है मेरा डी दे रखा है यहाँ पे 3 है। इसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 7 प्लस 8 में गया कितना बचेगा 7, अब उन्हें करना है 3, कितना आ गया 7 प्लस 7 21, 21 7 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28, अर्थात मेरा एपी का जो एनवा पर होगा कितना होगा 28, कितना होगा 28, यानी ऑप्शन में क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 28 होगा, 18 ने कितना 28, यानी ऑप्शन में क्या होगा यहाँ पे ये हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्त, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम याद रखना है पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। कितना क्वेश्चन है मेरे, ये 19वां क्वेश्चन है। देखिए 19वां क्वेश्चन हमारा थेल्स प्रमेय से है, किससे प्रमेय से है, प्रमेय हम लोग पढ़ लें, क्या पढ़े हैं, जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा खींची जाए तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है और वह प्रतिच्छेदी बिंदु उस त्रिभुज को एक ही अनुपात में क्या करती है बांटती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय का थ्योरम था, जो कि हम पहले हम इसको इसमें जो वीडियो बना चुके हैं, थेल्स प्रमेय को हम प्रूव कर दिए। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लें, हम इस वीडियो में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ये थेल्स प्रमेय से मेरा थ्योरम है और इसी से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है बताइए, अगर कह रहा है कि ये डी समानांतर बीसी है, तो कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा, हमें क्या निकालना है ईसी मान निकालना है, ये मान निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे, इस थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा समानांतर हो तो वहां पे थेल्स प्रमेय क्या कहता है एडी बटे में क्या चीज बीडी, क्या होगा बीडी बराबर ए बटे में क्या होगा ईसी होगा। ठीक है, क्या होगा ईसी होगा। बस इसी पे हमें क्या करना है पुट करना है, एडी कितना रखा है 1 और बीडी कितना रखा है 2 बराबर ए कितना रखा है 1.5 और इसी कितना रखा है, इसी तो निकालना है, तो उसको एक्स मान लिया, तो यहाँ पे इसी रहने देते हैं, इसी निकालना है। जैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा इसी यहाँ चला जाएगा, तो इसी को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा इसी ये रहेगा मेरा बराबर 1.5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1.5 दूनी कितना होता है 3, यानी 3.0, अर्थात क्या होगा ऑप्शन में 3, यहाँ 3 कौन सा है ऑप्शन में ए हो जाए। ठीक है, अर्थात इसी मान कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब 1 का मान 2 लिया, यानी 1 2 है तो 1.5 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं, हालांकि हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा थ्योरम होता है एक ही अनुपात में यानी एडी बटे में डीबी और एडी ए बटे में ईसी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, कह रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि दो समरूप त्रिभुज है, कह रहा है उनकी भुजाएं देखा है 4:9 के अनुपात में है, कह रहा है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, हमें समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, तो उनका अनुपात कितना देखा है, तो 2 त्रिभुज है, मान लेते हैं ये 2 त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से मानते हैं वो ए बी और सी, और एक मान लेते हैं मेरा क्या है पी क्यू आर है। ठीक है, कह रहा है कि उनकी भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल अगर बात करें त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होता है तो इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो जो उसका भुजा दिया है उसके वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितना वर्ग 4 चौका हो जाएगा 16 और 9 81, तो क्या होगा 16:81, यानी ऑप्शन में क्या होगा मेरा ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाए। ठीक है, 81:16 नहीं
जो कि 16:81। क्या है, क्योंकि 4:9 दिया, 4 × 16 और 9 × 9 81। ठीक है, तो जब ये पूछेगा कि अगर बाई चांस की भुजाएं का अनुपात दे रखा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दे रखेगा, अब पूछेगा उसका एरिया क्या होगा, तो क्या करना है, उसके वर्ग कर देना। क्या करना है, जो भुजा रहेगा उसका वर्ग कर देना, जो भी रहेगा भुजा से 3 है 5 है, 3 3 9 25 25 कर देना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है। ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये क्या कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें कह रहा है कर्ण कितना है, तो कर्ण कह रहा है ये दे रखा है कितना, तो 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, तो कर्ण दे रखा है मुझे 13 सेंटीमीटर। कह रहा है एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए भुजा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए इसका एक अन्य भुजा क्या होगा, तो ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट कैसा होता है, हमें 13 लाना है, तो 13 कैसे लाएंगे, तो 12 का स्क्वायर, या तो हमें ये भुजा चाहिए ना, तो ये भुजा कैसे आएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ट्रिपलेट अगर याद है तो अच्छी बात है। 12 स्क्वायर होता है 144, कितना होता है 144, यहाँ रखेंगे 5, तो 25 25 जोड़ेंगे 169, 169 इसका वर्गमूल है तो 13 का है। तो हमें याद है ट्रिपलेट की 12 5 और 13 एक ट्रिपलेट है, तो वहां पे हम आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। जिस तरह से हमारा एक ट्रिपलेट क्या है, एक ट्रिपलेट है मेरा 6 8 और 10, ये क्या ट्रिपलेट है, यानी इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी तरह से मेरा 12 हो गया, 5 हो गया, ये 13, इसके क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो याद रखना ये सबसे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, और नहीं तो फिर वही करना पड़ेगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार बराबर निकल जाएगा कैसे, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर निकल जाएगा, यानी 13 स्क्वायर 169 में घटा देंगे 144, तो बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, तुम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए ये क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, ये हो गया वृत्त। कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो जीवा सबसे बड़ी जीवा क्या, व्यास कहलाती है। जो बीचों बीच क्या करती है, यानी अर्धवृत्त जो बीचों बीच क्या करती है, दो वृत्त को दो बराबर भाग बांटती है, वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और सबसे बड़ी व्यास ही क्या कहलाती है, जीवा, यानी सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या है, सबसे बड़ी जीवा क्या होगा, तो वो क्या होगा, व्यास होगा। क्या होगा, व्यास होगा, याद रखना। ठीक है, कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर पूछेगा क्वेश्चन कभी ऐसे पूछता है कि अर्धवृत्त का संपूर्ण परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछेगा संपूर्ण, तो यहाँ वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, और अर्धवृत्त का होता है पाई आर, सिर्फ पाई आर होता है, लेकिन संपूर्ण पूछेगा तो यहाँ क्या होगा, ये तो मान हो गया पाई आर, और प्लस में एक आर ए और एक आर ए, तो कितना होगा मिल जाएगा, तो पाई आर और प्लस में 2 आर होना है। तो अगर पूछेगा अर्धवृत्त का संपूर्ण परिमाप, तो पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, अन्यथा वैसे होता है पूरा 2 पाई आर अर्धवृत्त का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो वो मेरा व्यास कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन 23। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, कैसे कह रहा है, बिंदु P से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त से कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र से P की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। यानी क्वेश्चन क्या क्वेश्चन इस तरह देखा है, कह रहा है एक बिंदु केंद्र बिंदु यहाँ पे है, कह रहा है P है। ठीक है, ये बिंदु क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई P से, ठीक है, हम मान ले बिंदु P है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा लंबाई कितना देखा है, यहाँ पे ये देखा मेरा 24 सेंटीमीटर देखा है, कह रहा है 24 सेंटीमीटर है, कह रहा है 24, और कह रहा है केंद्र से P की दूरी, एक केंद्र है यहाँ से, कह रहा है इसकी दूरी कितना देखा है, ये कह रहा है मेरा कितना है 25 है, कितना है 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ये भी क्या है ट्रिपलेट है, क्यों ट्रिपलेट लगेगा, और केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब कितना डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, तो 90 सामने कर्ण हो गया, ये आधार हो जाएगा, तो जाहिर बात है ये मेरा लंब कितना आएगा, तो आएगा मेरा, तो ये ट्रिपलेट है किसका, 24 25 और 7 का। ठीक है, ये ट्रिपलेट आप रहना। ठीक है, तो और वैसे भी करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना 576 होता है, और 7 का 7 7 49, इसको जो मतलब वर्ग करके जोड़ेंगे तो आएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल है, तो 25 का है। ठीक है, तो यार होना है, तो मेरा त्रिज्या कितना देगा, तो त्रिज्या मेरा 7 सेंटीमीटर देगा।
तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बस हमें याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो सो कि केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब कितना डिग्री होती है, तो 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन याद होना चाहिए, थ्योरम है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते सॉल्व 25 नंबर क्वेश्चन। ये त्रिखंड बेस पर क्वेश्चन है। अभी हम जस्ट तुरंत पढ़े कि त्रिखंडी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, उसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये त्रिज्या दे रखा है कितना, यानी हमें आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 7 कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और थीटा क्या दे रखा है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो त्रिखंडी क्षेत्र एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। बस हमें पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर कितना देखा है 6, तो 6 गुने 6, और थीटा मान कितना देखा है 60 डिग्री, और नीचे कितना होता है 300 होता है 60, कितना होता है 360। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर देना। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, मेरा कट जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है ना, कोई बात नहीं है, जरा इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है कि नहीं, ये होता है। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पाई मान कितना था 22/7 गुने आर का मतलब 6 गुने 6, और थीटा होता है 60 डिग्री। ठीक है, नीचे कितना आएगा 300 आएगा 60, इससे ये कट जाएगा, और 6 6 36 पूरा कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बच गया 22 गुने करेंगे 6 से, कितना 22 6 32 132 रहेगा, और नीचे आएगा क्या 7, तो क्या आएगा 132/7। यानी ऑप्शन कहाँ पे है, मेरा ऑप्शन है सी, यानी क्या ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का करें हम लोग सॉल्व करेंगे इजी तरीका से और आसानी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या निकालने बोला है, माध्य निकाला। ठीक है, मीन निकालने बोला है। तो प्रथम कह रहा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो लगातार क्या हो संख्या, हम 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3। ठीक है, ये लगातार संख्या है कि नहीं, तो कह रहे हैं तीनों लगातार संख्या क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये माध्य का नोटेशन होता है। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, और बटे में क्या होता है कुल संख्या। तो कुल क्या है 3 संख्या है, तो 3 2 5 कितना हुआ 6/3 हो गया, 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया। जानना है कि माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो लगातार बोला था, तो प्रथम 3 बोला, शुरू से बोला प्रथम 3 1 2 3 हो जाएगा, 3 सभी को जोड़ देना है, और 3 संख्या था 3 से भागा देना है, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है, कह रहा है घनाभ के कोरों की लंबाई। आइए अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 28 कह रहा है कि घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ के विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, ये घनाभ है। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये घनाभ है, और ये घन बन गया ना, घनाभ बनाना है। क्या बनाना है, घनाभ, इस तरह घनाभ है। ठीक है, घनाभ है, तो घनाभ दे रखा है, कह रहा है इसका क्या चीज, इस तरह मेरा घनाभ है। कह रहा है विकर्ण, यानी विकर्ण किसको बोलते हैं, जो कोना कोनी आता है, कोना कोनी। तो यहाँ पे विकर्ण मेरा कौन आ जाएगा, जो यहाँ से डंडा रखना है, यहाँ से ये मेरा विकर्ण हो गया। तो कह रहा है कि उसमें दे रखा लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है लंबाई, कह रहा है 3 सेंटीमीटर है, कोर लंबाई 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कितना है 3 4 और 12 है। तो अगर बताइए इसका विकर्ण क्या हुआ, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण बराबर आता है घनाभ के विकर्ण जो होता है अंडर रूट क्या होता है l² प्लस b² और प्लस में h²। इसे करेंगे l², तो यहाँ क्या हो जाएगा l² मेरा 3 देखा, 3 कैसे 9 प्लस 4 चौक 16 प्लस बराबर है 144, जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 10 और 9 19, 4 1 5 और 1 6, 1 1 कितना आ गया 169 आ गया। और 169 किसका वर्गमूल है, तो यह 13 का। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर आएगा, मेरा आएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी हो जाएगा। याद रखना क्या थी कि घनाभ का जो विकर्ण होता है, मैं लिख दे रहे हैं घनाभ का विकर्ण वो क्या होता है अंडर रूट l² प्लस b² और प्लस में h²। ठीक है, याद रखना है, इसे तो होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो इसमें आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो लाइक भी करते जाना है, लाइक करने में कमी नहीं करना है, और क्वेश्चन को और शेयर भी करना वीडियो को जम के।
अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कर रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। अनेक पासा फेंका जा रहा है, तो कह रहा है उस पासे को फेंकने पर अनेक सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, क्या होता है, कुल परिणाम होता है। ठीक है, परिणाम ये होता है प्रायिकता बराबर। तो हमें क्या पूछा है सम संख्या। तो एक जो सो पासे में कितना संभावना है कि संख्या आ सकता है, तो 6 आएगा, 1 आ सकता है, 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो 6 आ सकता है। तो 6 आ सकता है, 6 संभावना होता है, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा, 6 बना। इसमें कह रहा है सम संख्या के है, तो सम संख्या कितना है, तो एक सम संख्या मेरा 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यही सम संख्या है। तो सम संख्या पर रहता है संख्या के मिला के 3 को सम संख्या है, कितने में, 6 में, कट मारेंगे क्या आएगा, 1/2। अतः सम संख्या आने पर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे इसको बहुत इजी तरीका से। 5 यहाँ हो रहा है। अब आइए हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं, जो कि हमारा क्या है, सबसे अंतिम क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं, यानी 30वां क्वेश्चन करते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी इन जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि प्रायिकता की घटना कहां से कहां तक लाई करती है। तो प्रायिकता जो घटना लाई करती है वो कहां से कहां तक करती है, तो वो जो लाई करती है प्रायिकता घटना वो कहां से कहां करती है, तो वो करती है 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, और 1 से छोटा या तो बराबर। अर्थात यह 1 हो सकता है या तो 1 के बराबर होगा, और नहीं तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, यहाँ दे रखा ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो 0.80 अर्थात क्या हुआ कि 80 पैसा हुआ। 80 समझते हैं, 0.80 80 पैसा हुआ ना, 1 से कम हुआ ना, तो ये बिल्कुल लाई करेगा। ये दे रखा है तुम्हारा 80% है, तो 80% मान कितना होता है, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, तो काटेंगे कितना मान आएगा, 0.80 लगाया। ये भी मेरा 1 से कम आ रहा है, और 4/5 है, तो ये भी मेरा 0.80 आ रहा है, ये भी मतलब 1 से कम आ रहा है। लेकिन 2.5 ये लगभग 1 से ज्यादा हो गया, और प्रायिकता जो 1 से ज्यादा नहीं होगा, या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा ही होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही होगा कि ये प्रायिकता जो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्त आशा विश्वास करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचिक के साथ साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो जितने भी छात्र जो एग्जाम की 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है हमारे झारखंड में, मैट्रिक का एग्जाम, तो ये क्वेश्चन देख कर जाए। इससे क्वेश्चन जो सो बाहर नहीं रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इससे अनुभव बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करना ना भूलें, और अपने मित्रों दोस्तों में क्या करें, इसे शेयर करें, जम के शेयर करें, ताकि क्या हो सभी लोगों को सहायता मिल सके और हेल्प मिल सके। और एक बात और, मैं कोचिंग चलाता हूँ पननिया में, जो भी आसपास के बच्चे होंगे यहाँ पे पननिया के बजरंगबली मंदिर, जो बजरंगबली मंदिर जहाँ शिव मंदिर है, वहीं स्कूल में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी स्कूल में हम कोचिंग चलाते हैं। तो जितने भी छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं, आप 10th क्लास में 9th क्लास में है, तो आप वहां पे आकर तैयारी कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और मन से अपना पढ़ाई करना है अपने लगन के साथ।